नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। मुगलों की सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले कई बच्चों ने मुझसे डिमांड की कि भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सर आप ज़रूर हमें मटेरियल दीजिए, वीडियो बनाइए। तो चलिए इस बहाने कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम फिर आज पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये देखेंगे, इसके बाद फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या और भी संविधान में जो दूसरे टॉपिक हैं, मौलिक अधिकार से लेकर जितने भी डीपीएसपी, उन सब पर भी हम बात करेंगे। तो एक तरफ आपका इतिहास का और एक तरफ ये पॉलिटी का भी सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में डिस्कशन करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो उसको थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा। फैक्चुअल डिटेल्स हो सकता बहुत सारी हों। कोशिश मैंने किया है कि इसको कंसेप्चुअली ज़्यादा आपके सामने पेश करूं। तो संविधान का जो निर्माण हुआ है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा हुआ, ये दो पहलुओं से होकर गुजरता है। जो पहला पहलू है इसका, जो पहला फैसेट है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह से संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बेसिकली जो चैप्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का चैप्टर है। इसमें हमको दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तो रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और रूल ऑफ क्राउन को। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये जो एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस किए, आपने ज़रूर सुना होगा। 1773 का चार्टर एक्ट सुना होगा, और ये पूरी सीरीज़ या श्रृंखला चली है 1858 के एक्ट से अब आगे चले गए 1935 के एक्ट तक। तो वहाँ तक इस सीरीज़ को हमको पढ़ना है। तो ये एक्ट वाला वीडियो मैं बाद में डालूँगा। आज दरअसल हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस पहलू को जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल, यानी संविधान सभा का रोल क्या था संविधान बनाने में। संविधान सभा में आपको देखना पड़ेगा किन किन पहलुओं को, तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे मीटिंग्स, सेशंस हम देखेंगे, अधिवेशन कौन कौन से हुए संविधान बनाते समय, इसमें मेंबर्स कहाँ कहाँ से लिए गए थे, इसकी कमेटीज़ कौन कौन सी थी, और इम्पॉर्टेंट डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या संविधान सभाएँ की कौन कौन सी हैं। देखिए दरअसल अगर आप वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को समझना चाहेंगे तो आपको एक तरह से अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा करना ही पड़ेगा। आपको नेशनल मूवमेंट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट तक हम पहुंच ही जाएंगे। मुगल्स तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं लगभग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जरा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है, इसके पूरे बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। इसके बैकग्राउंड को आप समझ गए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को आराम से समझ जाएंगे। तो अपनी वीडियो को बिना कोई देर किए हुए आगे बढ़ाते हैं और मुख्य मुख्य मुद्दों पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, बिफोर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। ख़ास तौर पर अगर ब्रिटिशिस के संदर्भ में देखें तो ये इतिहास कई पॉइंट्स को अपने साथ लेकर चलता है, जिसमें संघर्ष, स्ट्रगल भी है, मूवमेंट्स हैं, आंदोलन हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं, नागरिक विद्रोह हैं, या 1857 की क्रांति है, राष्ट्रीय आंदोलन है, कानूनों की एक श्रृंखला का जाल है जो हमारे यहाँ पर रिपन के टाइम से शुरू होकर लिटन से आगे जाकर डलहौजी और कई वायसरॉय लेकर आए। देन भारत का डेवलपमेंट भी है, और ये भारत का जो डेवलपमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इकोनॉमिकल भी है, आर्थिक रूप से भी है, और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि भारतीय राजनीति का जो सूत्रपात यहाँ पर हुआ, जिसमें लोकतांत्रिक विचारों का जन्म हुआ, डेमोक्रेटिक थॉट्स आए, उसका भी एक लंबा इतिहास है। और इसी इतिहास को इतिहासकारों ने दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने पेश किया है। एक तो इम्पीरियलिस्टिक इतिहासकार, खासतौर पे जो यूरोपियंस रहे हैं, साम्राज्यवादी, इनका मानना है कि भारत को सभ्य और शिक्षित अंग्रेज़ों ने किया। भारत शुरू से सपेरों का देश था। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पूर्णतः राष्ट्रवादी इतिहासकार हूँ। मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है, ये एक वजह से ज़रूर है, लेकिन जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न तक जाएंगे
तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के कई तर्क, कई फैक्ट्स हमें सही लगते हैं जो वो कहते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार अगर आप देखें तो इनका मानना है कि भारत की सभ्यता तो विश्व प्रसिद्ध पहले से ही थी। अगर आप पूरब पश्चिम मनोज कुमार की एक मूवी देखेंगे तो उसमें एक अशोक कुमार जी बहुत बढ़िया डायलॉग बोलते हैं। जब मनोज कुमार जी बाहर लंदन अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं अपने पोते से कि क्या ज़माना था कि एक समय बाहर से लोग भारत में पढ़ने आते थे। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, विक्रमशिला। और अब ज़माना है कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो नो डाउट ब्रिटिशर्स के आने से नुकसान मेरे हिसाब से ज़्यादा हुआ है जितना उन्होंने हमको दिया। खैर ये मुद्दा बात का है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर आते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये बात क्यों बता रहा था, ये साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी इतिहास के बारे में, ताकि जब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा को आप समझें तो आपके दिमाग में कहीं ये बात ना आ जाए कि हमने इसमें जितनी भी चीज़ें इंक्लूड की हैं वो पूरी की पूरी ब्रिटिश सभ्यता से ही अडॉप्ट की गई हैं। उसमें बहुत कुछ योगदान भारतीय नेताओं का है। अब देखिए, ये जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका जो इतिहास है ये यहीं से निकल कर आता है। एक साम्राज्यवादी इतिहास जो भारत का इंपीरियलिस्टिक इतिहास चला है जिसमें ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, और एक राष्ट्रवादी इतिहास जहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल मूवमेंट का। अब देखिए, सबसे पहला जो दर्शन है संविधान सभा का वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। सबसे पहले संविधान सभा की बात इन्होंने ही की थी। आप कह सकते हैं पहला विचार इन्होंने दिया था अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली, जब इन्होंने स्वराज्य विधेयक तैयार करवाया था। इनके निर्देशन में तैयार हुआ था। इसको स्वराज्य विल भी कहते हैं। 1895 में कहते हैं कि उस समय केसरी और मराठा का भी संपादन इन्होंने अपने हाथ में लिया था। आपने केसरी और मराठा, इनके 2 अखबार ज़रूर सुने होंगे। उसमें भी बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपने स्वराज्य की बातों को छापते थे। केसरी याद रखिएगा मराठी में आता था और जो मराठा था वो इंग्लिश में आता था। 2 अखबार थे इनके। इसके बाद 20th सेंचुरी की तरफ हम जब बढ़ते हैं, जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय संविधान सभा के विचार को, यानी इसके थॉट को, इस पे संकेत दिया महात्मा गांधी जी ने। इस पर अपना विचार व्यक्त किया उन्होंने, और 1922 में अपने विचार जब उन्होंने व्यक्त किए तो उनका ये कहना था, महात्मा गांधी जी का, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने तो उसमें ब्रिटिश जनता या ब्रिटिश रूल को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, उसमें इंडियंस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उन्हीं के अनुसार वो बने। सीधी सी बात है। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया? अब तो हम अनऑफिशियली अभी तक बात कर रहे थे। ऑफिशियली सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है M.N. राय को। ये वामपंथी आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे थे और 1934 में इन्होंने अपना विचार रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हालांकि बाद में जाके 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की बात कही 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, इसी मीनवाइल, इस दौरान 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश सरकार के सामने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी संविधान सभा की। लेकिन याद रखिएगा ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, ये मोतीलाल नेहरू ने रखी थी, इसलिए हम इसको ऑफिशियली नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1936 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, अपने आप में एक माइलस्टोन था। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व को समझा गया, इसकी मीनिंग्स को समझा गया और प्रॉपर रूप में इसकी यहाँ व्याख्या भी की गई बाकायदा। और 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब ये लखनऊ सेशन ख़त्म हो गया तो 1938 तक आते आते अब संविधान सभा की बात की जाने लगी। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, संविधान सभा का अर्थ और महत्व समझा गया और 1938 में औपचारिक रूप से नेहरू जी ने इसकी बात करना शुरू कर दी कि भाई हमें संविधान सभा की ज़रूरत है। क्या कहा था उन्होंने कहा था नेहरू जी ने उस समय कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई
जनता के द्वारा या सरकार के द्वारा होना चाहिए, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को यहाँ पर उन्होंने जगह दी वयस्क मताधिकार के आधार पर। उस समय वयस्क मताधिकार की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, आज की डेट में 18 वर्ष हो चुकी है, आपको पता होगा। खैर, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 1938 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की कि भाई स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और कही थी, ये आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने ये कहा था, मेंशन किया था कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, मतलब इसमें हम यूरोपियंस को इन्वॉल्व ना करें, सिर्फ भारतीय ही मिलकर अपना संविधान बनाएं एक संविधान सभा के द्वारा। देन जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही चुनाव हो, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को वरीयता दी जाए, लोग जो वयस्क हैं वो अपने नेता चुने और संविधान सभा को बनाएं। 1939 में आगे जाकर त्रिपुरी अधिवेशन में इस संविधान सभा के प्रस्ताव को अनुमति मिल गई, इसको पास कर दिया गया। अब इसके बाद नेहरू जी की ये जो मांग थी जिन्होंने इस समय की थी, इसको प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिशर्स हैज़ अडॉप्टेड, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। इसका हमें झलक देखने को मिलता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, जब लॉर्ड लिनलिथगो हमारा वॉयसरॉय था और उसने कहा था कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण का कार्य पूरी तरह से नहीं लेकिन प्रमुखता भारतीयों द्वारा होना ही चाहिए। मतलब लिनलिथगो का कहना, हालांकि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, पता नहीं वो अपनी बात पे कमिटेड थे कि नहीं, लेकिन उनका कहा कि भाई जब भारत का संविधान बने तो पूरी तरह से तो नहीं लेकिन प्रमुखता मेनली इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ इंडियंस का। अब 1942 तक आते आते ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इनको एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव बनाकर भारत भेजा गया और इसको कहा गया क्या, क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन में दो बातें निहित थी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। संविधान सभा के स्थापना के तरीके इसमें बताए गए थे कि कैसे आप संविधान सभा को बनाएंगे, और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संविधान बनना था वो लागू होगा, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अभी मैं इस डिस्कशन को आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया। यहाँ एक बात और आपको याद रखना होगा कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो हालांकि तो बाद में कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट किया, लेकिन सबसे पहले इसको मुस्लिम लीग ने ही निरस्त कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन हालांकि यहाँ से असफल होकर लौटा, लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से एक ऑफिशियल घोषणा क्रिप्स मिशन के थ्रू हुई संविधान सभा के बारे में जब बात उठी। अब मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकारा, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दो रीज़न थे, एक तो इसमें पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था क्रिप्स मिशन में, दूसरा मुस्लिम लीग दरअसल ये चाहती थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए और अपनी अपनी संविधान सभाएं दोनों की अलग अलग हों, मतलब भारत की और पाकिस्तान की। लेकिन क्रिप्स मिशन ने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया, तो सीधी सी बात थी, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्रिप्स मिशन इंडिया क्यों आया। मैं अचानक से जो क्रिप्स मिशन में आकर कूद गया और आपको इसका बैकग्राउंड नहीं बताया, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं बैकग्राउंड ज़रूर बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा खुले दिमाग से समझना होगा। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आने के दो कारण थे। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर थी, मतलब जैसे आप फ्रांस को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए या रशिया को ले लीजिए, इवन अमेरिका को ले लीजिए, इनकी स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपेयर टू जर्मनी, टर्की या जापान से कमज़ोर थी। देन ब्रिटेन पर भी दबाव था बाहर के राष्ट्रों की तरफ से कि वो भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण या जस्टिसेबल व्यवहार करें, न्यायपूर्ण बर्ताव करें। क्यों न्यायपूर्ण बर्ताव करें? देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का दोहरा चेहरा निकल कर सामने आ रहा था। एक तरफ ब्रिटिशर्स हिटलर से लोहा ले रहे थे, उससे लड़ रहे थे, जो कि डेमोक्रेटिक तंत्र का बिल्कुल विरोधी था, और एक तरफ ब्रिटिशर्स भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। मतलब खुद घर में तानाशाह बने हुए थे लेकिन बाहर एक तानाशाह का विरोध कर रहे थे।
तो ये जो हिपोक्रेटिक बिहेव था, ये ब्रिटिशर्स की इमेज जो था वो बाहर बदनाम कर रहा था, उनको बदनाम कर रहा था। और इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चैंग काई शेक ने क्या किया, ब्रिटिश पीएम चर्चिल पर दबाव डाला। उस समय चर्चिल वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल को लगा कि भाई अब कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, भारतीयों से बातचीत की जाए। अच्छा, इसी दौरान एक बात और बताता हूँ, 1941 से 43 के बीच में दो बड़ी घटनाएं हो गई। कौन कौन सी दो बड़ी घटनाएं? पहली हुई 1941 में जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। आपने पर्ल हार्बर मूवी अगर देखी होगी तो देखिएगा, विदिन 20 और 30 मिनट्स पर्ल हार्बर का जो अमेरिका का पोर्ट था, इसको जापान ने आत्मघाती हमले में बर्बाद कर दिया। देन इसके अलावा 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस भारत से गायब हो गए और 43 तक आते आते वो टोक्यो और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे। और ये आज़ाद हिंद फौज में वही सिपाही थे भारतीय जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने पकड़े थे। तो अब भारत जो था उसको तिहरा खतरा था तीन तरफ से। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को खतरा था धुरी राष्ट्रों से, जैसे कि हिटलर हो सकता अगर ब्रिटेन से जीत जाता तो हमारे ऊपर राज कर सकता था। देन आज़ाद हिंद फौज भी जापान की सहायता से भारत में प्रवेश कर रही थी। अगर इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस कुछ गलत नहीं कर रहे थे। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जापान भी तो हमारे सर पर था। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो जापान ऊपर पड़ता है, तो इससे भी हमको खतरा था। क्यों? क्योंकि यहाँ याद रखिएगा हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और अगर हम ब्रिटेन के उस समय गुलाम हैं और ब्रिटेन की जापान से दुश्मनी है तो अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली हम जापान के दुश्मन बन चुके हैं, भले ही हम ये घोषित करें चाहे ना करें। देन यहाँ पर क्रिप्स मिशन, अब ये मैंने रीज़न आपको बताया, तब भारतीयों को मनाने के लिए ये जो मैंने आपको बताया क्या भेजा गया भारत में, क्रिप्स मिशन। यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया, हालांकि क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद की स्थिति देखते हैं। ये तो मैंने रीज़न बताया क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, क्योंकि अब भारतीयों को मनाना ज़रूरी हो गया था। अब इसके बाद की सिचुएशन क्या बनती है? इसके बाद क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया भारत में, तो भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ, वो भी बदली। 1942 तक आते आते दो और बड़ी घटनाएं हुई। 7 अगस्त को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई बम्बई के ग्वालियर टैंक से। आप इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोल सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और जैसे ही ये क्रांति शुरू हुई, भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब भारत में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसकी दो खास बातें थी, आपको दोनों बातें याद रखना। एक तो सेल्फ गवर्न था, ये स्वतः स्फूर्त था, सभी नेता तो जेल में थे, और ये पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था। यहाँ अहिंसा किनारे हो चुकी थी। तो भारतीयों ने लगभग 11 अगस्त को ब्रिटिशर्स पर अब अटैक करना शुरू कर दिया था। तो अब जो ब्रिटेन था वो दो मोर्चों पर उलझा हुआ था, एक इंटरनली भारतीयों से और एक एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो कम से कम वो इंटरनली जीते, कम से कम भारतीयों का दिल तो ब्रिटेन जीत ले, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने फिर नए प्रयास किए। और 1945 में ब्रिटेन में भी चेंजेस हुए जब लेबर पार्टी की सरकार वहाँ आई और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए पीएम बने। अब इन्होंने क्या किया, पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त कर दिया। ये जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली आए थे, पैथिक लॉरेंस को इन्होंने भारत का सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी नियुक्त किया। और 1945 में ही भारत में आम चुनाव भी करवाए गए। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अब जब भारत में आम चुनाव करवाए गए तो ख़ास तौर पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें 102 सीटों में से कांग्रेस 57 सीटें ले गई। तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट था। अच्छा, इस समय प्रांतीय चुनाव भी जो हुए उसमें बम्बई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, असम, सेंट्रल प्रोविंस में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत ताकतवर हो रही थी, स्ट्रांग हो रही थी। और अब ब्रिटिशर्स, याद रखिएगा, कांग्रेस को नकार
नहीं सकते थे क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। तो फाइनली फिर 1946 में यही जो क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने पैथेक लॉरेंस के ज़रिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन क्यों आया? भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए। कि अनौपचारिक स्तर, अनऑफिशियल लेवल पे क्या बात करना था? 29 मार्च 1946 को जब ये भारत आया तो इंडिया में, यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें 3 मेंबर्स थे। इसमें 3 मेंबर थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ऑलरेडी एक बार कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन ला चुके थे, पैथेक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अब इन तीनों का उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का देखा जाए तो? पहला, 2 संविधान सभाओं की मांग को इसने तो ठुकरा दिया आते ही साथ। दूसरा, ऐसी संविधान सभा की इसने एक योजना रखी, एक प्लान रखा जिसने मुस्लिम लीग को भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर दिया। कैसे कर दिया मैं आपको समझाता हूँ, ये 2 पॉइंट से आपको समझ में आएगा। देखिए, हालांकि पाकिस्तान की डिमांड को तो इसने निरस्त कर दिया था, लेकिन कैबिनेट प्रस्तावों में प्रांतों का जो इसने विभाजन किया था ना कैबिनेट मिशन ने खुद, वो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम बहुल प्रांत जो थे वो मुस्लिम लीग के हिस्से में थे, वहाँ से वो काफ़ी मात्रा में अपना एक तरह से जन समर्थन जुटा सकते थे। अब संविधान सभा का गठन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने वाली थी और कैबिनेट मिशन के सुझावों पर नवंबर 1946 का समय आया जब हमें संविधान सभा को बनाना था। लेकिन इस नवंबर 1946 और कैबिनेट मिशन मार्च में जो आया, उसके बीच में बहुत बड़ा समय काल है जो हमको समझना होगा। हमको यहाँ पर इसके बीच का भी समय देखना है। अब संविधान सभा का जो गठन था, इसकी योजना की हमको मुख्य विशेषताएं सुनना है, समझना है। 1946 में जो संविधान सभा आई, ये मील का पत्थर साबित हुई हमारे संविधान निर्माण में। यहाँ एक बात और बताता चलूँ, 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन प्लान भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो विभाजन योजना के बाद, याद रखिएगा, जब ये विभाजन योजना आई थी उसके बाद भारत पाकिस्तान तो अलग हो गए, तो संविधान सभा को भी रीऑर्गेनाइज या पुनर्गठित किया गया। एक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा आ गई और भारत के लिए जो संविधान सभा थी उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें छटनी की गई थी। तो चलिए अब संविधान सभा की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, मतलब जिन चरणों से होकर वो नवंबर में एक संगठित निकाय बनकर आई। सबसे पहले सदस्य संख्या, मेंबर्स देख लीजिए इसमें कौन कौन थे। 389 मेंबर्स इसमें प्रस्तावित किए गए, प्रपोज्ड किए गए, जो कि वयस्क मताधिकार पर चुने जाने थे। 292 मेंबर्स थे, याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे। इनमें चीफ कमिश्नरी भी शामिल था। तो टोटल ये ब्रिटिश प्रांतों के जो मेंबर थे वो 296 थे, याद रखिएगा। हालांकि 4 मेंबर फ्रॉम चीफ कमिश्नरी हिस्से से कहे जाते हैं, हालांकि ये भी ब्रिटिश प्रांत ही था। तो 292 ब्रिटिश प्रांत आप मान के चलिए और 4 चीफ कमिश्नरी हिस्से थे। चीफ कमिश्नरी अगर समझ में ना आए तो बहुत ईजी है। आज की डेट में जैसे आप देखिए यूनियन टेरिटरी का हिस्सा होता है, वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कहीं कहीं चीफ कमिश्नरी उस ज़माने में आज की यूनियन टेरिटरी की तरह थी। कहीं पर आपने देखा पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एरिया छोटा है, जैसे दिल्ली। कहीं पर एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, जैसे कि अंडमान निकोबार। ब्रिटिश प्रोविंस को समझना भी बहुत आसान है। एक गवर्नर जनरल होता था यहाँ पर, उसके नीचे एक चीफ मिनिस्टर होता था और उसके नीचे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होती थी। तो ये ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब जिन पर ब्रिटिश का कब्जा था भारत में, जैसे कि अवध है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है। प्रिंसली स्टेट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राजे रजवाड़ों के हिस्से, जैसे रणथंबोर का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जूनागढ़ का हिस्सा, हैदराबाद का हिस्सा, ये तो आपने सुना ही होगा और इनको मिलाने में भी काफ़ी तकल्लुफ़ हुई हमें। खैर, हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। आज भी ऐसे ही होता है, हर प्रांत को आप देखिए पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं। इसको कहते हैं हम आसान भाषा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देन तीसरी, मोटे तौर पर याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाई गई थी, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी संविधान सभा की। तीसरी विशेषता क्या थी? प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में सीटों का निर्धारण
3 प्रमुख समुदायों के बीच में था, मतलब 3 कम्युनिटीज़ को इसमें शामिल किया गया था जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल वो थे जो मुस्लिम और सिख नहीं थे। और चौथा पॉइंट भी इससे कोरिलेटेड होता जा रहा है, इसको भी समझते जाइए कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, मतलब हर समुदाय से, चाहे मुस्लिम, सिख, जनरल, किसी भी कैटेगरी से जो प्रतिनिधि आ रहे थे, उनका चुनाव कौन कर रहा था? उनका चुनाव कर रहे थे प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा। मतलब उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बैठती थी, विधान परिषदें, उनके जो मेंबर थे वो इनको चुन रहे थे। मतलब आम जनता यहाँ वोट नहीं कर रही थी, ये आपको याद रखना है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनाव हुआ। मेरा राष्ट्रपति का वीडियो देखिएगा, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा है और यहाँ पर नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में एक विधान परिषद है जहाँ पर 90 सदस्य बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीटों का आवंटन हुआ है। मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को 10 सीटें मिली हैं, इसमें से कुछ सीटें मुस्लिम की हैं, कुछ सिख की हैं और कुछ जनरल की हैं। तो सीधी सी बात है, इस विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं, जिस जिस कैटेगरी के हैं, वो अपनी अपनी कैटेगरी के लोगों को चुनेंगे और यहाँ भेज देंगे। मतलब जनता वोट नहीं करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य वोट करेंगे। 5वीं क्वालिटी क्या थी इसकी? देशी रियासतों का जो चुनाव हुआ, देशी रियासतों से मेंबर कैसे आए, यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, राजे रजवाड़े, उन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया यहाँ के रियासतों के प्रमुखों ने, जो खुद राजे रजवाड़े थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मौका इन्हें दे दिया था कि राजे रजवाड़े आपस में मिलजुल कर अपने प्रतिनिधियों को हमारे पास भेजें। 6वीं खासियत क्या थी भाई इसकी संविधान सभा की? ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव रूप में भी मिलेगा देखने के लिए। याद रखिएगा, ये टेम्परेरी थी, आंशिक रूप से चुनी गई थी क्योंकि उसके बाद फिर पार्लियामेंट आ गई। और दूसरा, आंशिक रूप से नामांकित भी थी, नॉमिनी थी। मतलब ये एक परमानेंट संस्था के रूप में काम नहीं कर रही थी। संविधान बनाने के बाद इसका काम खत्म हो जाना था। अब संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। महात्मा गांधी को छोड़कर, महात्मा गांधी क्योंकि इसमें शामिल नहीं थे, याद रखिएगा, लगभग उस समय की हर बड़ी हस्ती इसमें शामिल थी। 2 पॉइंट और यहाँ निकल कर आते हैं, आपको याद रखना है। पहला, सदस्यों का चयन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने किया, जो मैंने ऊपर आपको समझाया है, जनता ने नहीं किया। दूसरा, चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया। मतलब भारत के लोगों ने वोट नहीं दिया, विधान परिषदों के लोगों ने वोट दिया। फिर भी याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, महिला या SC ST कैटेगरी के सभी कैटेगरी के लोगों को संविधान सभा में जगह मिली। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे कार्य कर रही थी इसको भी देख लीजिए। फंक्शन कैसे कर रही थी? देखिए, 2 तरह से फंक्शन कर रही थी। एक तो इसकी मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स के कई सेशंस हुए। तो मीटिंग्स आपको याद रखना है, संविधान सभा की 2 हुई हैं, सेशंस 11 हुए हैं, 11 सत्र हुए संविधान सभा के। फर्स्ट मीटिंग जो हुई संविधान सभा की वो हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया क्योंकि उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया था। वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनी थी तो वहाँ सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया गया था पहले दिन। तो टेम्परेरी थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था और 211 सदस्य ही इसमें आए थे उस दिन 9 दिसंबर को, क्योंकि मुस्लिम लीग के काफ़ी सदस्य एब्सेंट थे। फिर फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ मीटिंग का ही। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक ये पहला सत्र चला, पहला अधिवेशन। 2 चीज़ें निकल कर आई यहाँ पर। पहले ही सेशन में कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए संविधान सभा में और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। ये मैं बाद में बताता हूँ। न्यू अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए क्या थे। एक तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और वाइस चेयरमैन 2 लोगों को चुना गया, डॉक्टर HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे थे VT कृष्णाचारी।
याद रखिएगा संविधान सभा के मतलब 2 उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 46 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, बाद में जाकर ये प्रियम्बल बना। आप मेरा प्रियम्बल का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने उद्देश्य प्रस्ताव को विस्तार से समझाया है। यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि अलग से इसका वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव डेट याद रखना है, 13 दिसंबर को प्रेजेंट हुआ है, पास हुआ है जस्ट अगले महीने 22 जनवरी 47 को। 2 बातें थी इसमें, संविधान के आदर्श यानी सिद्धांत और लक्ष्य यानी गोल्स, यानी कि हम किन आइडल्स पे टिकेंगे और किन गोल्स को अचीव करेंगे। देखा जाए तो मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि अब आने वाले समय में भारत में दूसरे देशों के संदर्भ में हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होगी और इंटरनल पॉलिसी क्या होगी। यही उद्देश्य प्रस्ताव बता रहा था कि वाई वी आर डेवलपिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपना संविधान क्यों बना रहे हैं। कमेटीज़ बनाई गई संविधान सभा की, बहुत सारी कमेटीज़ थी, मैंने कुछ प्रमुख समितियां डाली हैं। 2 कैटेगरी थी कमेटीज़ की, एक लार्जर कमेटी और एक स्मॉलर। बड़ी समितियां थी और छोटी समितियां। छोटी समितियां बहुत सारी थी, सदन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ अस्थायी समिति। आप बड़ी समितियों को देखिए, संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी थी, इसके चेयरमैन नेहरू जी थे। इनके पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी थी, संघीय संविधान समिति भी नेहरू जी के ही पास थी, ये भी आपको याद रखना है। राज्यों के लिए समिति, अक्सर बच्चे इस समिति में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना है राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, मतलब राज्यों से समझौता हो रहा था, अक्सर लोग वल्लभ भाई पटेल टिक कर देते हैं, नहीं, ये नेहरू जी के ही पास थी, याद रखिएगा। कमांडिंग कमेटी यानी संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, बाद में जाकर ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। कुछ और बड़ी समितियां देखिए, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इनके पास एक और अच्छी बड़ी समिति थी, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों तथा एसटी और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब इलाके के लिए कमेटी। ये कमेटी सरदार पटेल जी के पास थी। इसकी 2 उप समितियाँ थी, याद रखिएगा। एक थी मौलिक अधिकारों पर उप समिति, डेप्यूटी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके चेयरमैन JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यकों पर भी एक उप समिति थी, इसके चेयरमैन थे HC मुखर्जी, जो कि याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी वाइस चेयरमैन रह चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, आप सोच रहे होंगे अब तक मैंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, ड्राफ्टिंग कमेटी। BN राव जो लीगल एडवाइज़र संविधान सभा के थे, बैरिंग नरेंद्र राव जिनका नाम था, दरअसल उन्होंने जो संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी लाई गई। मतलब संविधान सभा की सभा समितियों में, याद रखिएगा, जितनी भी संविधान सभा की समितियां थीं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कमेटी थी। इसका गठन हुआ कब? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो आपको पता ही है। मेंबर्स देख लीजिए, डॉक्टर BR अंबेडकर चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्रा को रिप्लेस किया था, TT कृष्णाचारी, इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी। और 21 फरवरी 1948 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा और ये नाम याद रखिएगा। संविधान अब कैसे प्रभाव में आया, ये सब तो फैक्चुअल डिटेल्स में बता रहा था कि काम चल रहे थे। अब संविधान सभा का अंतिम जो सत्र हुआ वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हम एक तरह से देखा जाए तो नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन याद रखिएगा हमने अपना पूरा संविधान अपना लिया कुछ प्रावधानों के साथ। जैसे इसमें हमने इलेक्शंस को अपनाया, सिटीजनशिप को जगह दी और एक इंतरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद को जगह दी। इलेक्शन क्यों अपनाया? अब एक एजेंसी चाहिए थी जो भारत में चुनाव करवा सके। सिटीजनशिप, कौन भारत में रहेगा कौन पाकिस्तान में रहेगा, ये डिसाइड होना था क्योंकि भारत डिवाइड हो चुका था। इंतरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद, यानी एक अस्थायी संसद।
याद रखिएगा यही जो संविधान सभा थी इसी को हमने इंतरिम पार्लियामेंट में बदल दिया। अब ये दो काम कर रही थी, भारत के लिए संविधान बना रही थी, दूसरा भारत के लिए कानून भी बना रही थी। समझ में आई बात? यहाँ पर संविधान तो अपनाया हमने, उस समय 395 आर्टिकल्स थे उसमें और 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन अभी हमने प्रस्तावना को, जो मैंने ऊपर जिक्र किया है, प्रियम्बल को नहीं अपनाया। याद रखना है आपको, इसको प्रियम्बल को 26 जनवरी के बाद ही अपनाया गया। सबसे अंतिम जो बैठक हुई है संविधान सभा की, याद रखिएगा, वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। सेशंस में और बैठक में कंफ्यूज मत होइएगा, बैठक जिन चरणों से होकर गुजरती है हम उसको सेशन बोलते हैं। तो सत्र याद रखिएगा, ये अधिवेशन 11 हुए हैं, मीटिंग सिर्फ 2 हुई हैं। तो ये सेकेंड और लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पर संविधान में हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284, जबकि ओरिजिनल मेंबर कितने थे? 389 मैंने बताए थे संविधान सभा में। एक तो संविधान सभा बढ़ चुकी थी, कुछ पाकिस्तान चले गए, देन कुछ सदस्य संविधान बनते बनते या तो सिधार गए भगवान के पास, या स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए, या उनकी मनोस्थिति संविधान जैसा उन्होंने चाहा था वैसा उनको संविधान नहीं मिला, तो शायद उन्होंने अपने आप को किनारे रखा, बॉयकॉट किया। तो 284 लोगों ने साइन किया है संविधान पे और 8 महिलाएं थीं इसमें, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को हमने, जिसको हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको हमने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। याद रखिएगा 26 जनवरी को लेकर अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाते चले आ रहे थे। इसलिए हमने 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे रखा है। तो ये थी संविधान की पूरी कहानी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन पॉज कर करके देखिएगा और जो भी डाउट हो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।